हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आपके लेके आ रहा हूं मैं NCERT जियोग्राफी क्लास 10 के MCQ। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम संसाधन और विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात एवं मत्स्य जीवन किस प्रकार के संसाधन हैं? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन या संभावित संसाधन। देखिए, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, जैव और अजैव। तो जैव संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन होता है। तो मनुष्य हुआ, वनस्पति जाति हुई, प्राणी जात, मत्स्य वगैरह, ये सब आपके किस में आते हैं? ये आपके जैव संसाधनों में आते हैं। तो यहां पर आपका आंसर है पहले का ए वाला, यानी जैव संसाधन। दूसरा प्रश्न है आपका, संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला है समाप्यता के आधार पर संभावी संसाधन और संचित कोष, स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। देखिए, संसाधन जो हैं इनका वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। पहला जो वर्गीकरण था आपने, यानी उत्पत्ति के आधार पर, वो आपने यहां पर देख लिया है, पहले प्रश्न में देख लिया है। उत्पत्ति के आधार पर आपके जैव और अजैव आ जाते हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे समाप्यता के आधार पर है, तो समाप्यता के आधार पर संभावी और संचित नहीं आता है, बल्कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो है ये समाप्यता के आधार पर काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। स्वामित्व के आधार पर आपके संसाधन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और निजी संसाधन इसमें आते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। विकास के स्तर पर यहाँ पर आपके संसाधन जो है ये संभावी आ जाता है इसमें, और संचित कोष वाला संसाधन आ जाता है, ना कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। केवल दूसरा वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका सेकंड का सी, केवल दूसरा। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा या कौन से सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन नहीं है? चारण भूमि, होटल, शमशान भूमि, तालाब, सिनेमाघर, सार्वजनिक पार्क। देखिए, यहाँ पर जो आपके सामुदायिक संसाधन जो होते हैं, तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि है, यानी गांव की चारण भूमि का मतलब क्या है? जहाँ पे पशु चढ़ते हैं। होटल इसमें नहीं आते हैं। शमशान भूमि है, ये भी इसमें आ जाती है। तालाब इसमें आ जाते हैं। सिनेमाघर भी इसमें नहीं आते हैं। और नगरीय क्षेत्रों के जो आपके सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं गवर्नमेंट के, या फिर गवर्नमेंट के जो खेल के मैदान हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा और पांचवा इसमें नहीं आता है। तो तीसरे का आंसर है सी वाला, केवल 2 और 5 सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन नहीं है। चौथा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय संसाधन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? पहला है, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। सेकंड, देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में अधिग्रहित नहीं कर सकती है। अगला है, देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। देखिए, बात की जाए आपके राष्ट्रीय संसाधनों की, तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन जो हैं ये राष्ट्रीय हैं। यानी देश की सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, ये सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देश की सीमाओं के भीतर तो सरकार का अधिकार है ही है। इसके अलावा 12 समुद्री मील तक, यानी 12 नॉटिकल मील तक भी सरकार को जो भी समुद्र में संसाधन मौजूद है उन पर भी अपना अधिकार है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्र की संपदा है। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 कथन सत्य है। तो आंसर है आपका डी, केवल 1 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि 1982 के तहत भारत को महासागरीय क्षेत्र में मिले अधिकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? पहला है, प्रादेशिक सीमा 24 समुद्री मील तक के भीतर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अगला है, संलग्न क्षेत्र 54 समुद्री मील तक में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार हैं। अगला है, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। देखिए यहां पर जो कानून की बात की गई है उस कानून का नाम है अनक्लोज। अनक्लोज की फुल फॉर्म है यहां पर, यानी इसकी जो 1982 में कानून बना था और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। तो इसके तहत किसी देश की यहाँ पे 3 सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो पहली सीमा जो होती है प्रादेशिक सीमा। तो प्रादेशिक सीमा कैसे तय होती है? जैसे भारत, या आपकी भारत की तटरेखा है पश्चिम की, तो आप देख रहे हैं तटरेखा हमारी कैसी है, दंतुरित है। दंतुरित का मतलब कटी छटी है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई यहां से हो सकता है, यहां से दूरी 12 मील अलग हो जाए, यहां से दूरी 14 मील भी हो सकती है, तो ऐसे में कैसे काउंट करेंगे? तो इसके लिए यहां पे ये निकाला गया है इसका जो समाधान कि ऐसे करके यहां पे एक आधार रेखा डाली जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, और आधार रेखा से यहां पे दूरी काउंट होगी। आधार रेखा से ये यहां तक यानी 12 समुद्री मील तक की दूरी जो होगी ये प्रादेशिक सीमा की दूरी है, जबकि यहां पे 24 समुद्री मील बताई गई है, जो कि गलत है। यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रादेशिक सीमा की दूरी है 12 समुद्री मील तक है, और इसके भीतर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सब भारत के हैं, यानी भारत का उन पर पूर्ण अधिकार है। अब आपका जो संलग्न क्षेत्र है यानी कॉन्टेजियस जोन जिसको बोलते हैं, इसकी जो रेंज है वो 24 समुद्री मील है, ना कि 54। तो यहां पर सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। और संलग्न क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। एक तो साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, और अन्य वित्तीय अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। वहीं बात करते हैं जो आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर इसके बाहर का जो क्षेत्र है, यानी ये आप 12-24 देख लिया आपने। अब इसके आगे का एक क्षेत्र और है यहां तक, जिसको 200 नॉटिकल मील के भीतर का क्षेत्र बोलते हैं, और इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहां पर आप देखेंगे इसमें भारत को 3 तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इसमें आप भारत जो है 200 नॉटिकल मील तक अपने नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है समुद्र के भीतर। इसके अलावा कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, और 200 नॉटिकल मील तक भारत समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी समुद्र के जो संसाधन है उनका दोहन कर सकता है। ये यहां पर बात बताई गई है। लेकिन 200 नॉटिकल मील से आगे के जो क्षेत्र है ये आपका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आ जाता है, जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। केवल 1 और 2 कथन गलत हैं, तो यहां पर आंसर है आपका ए, 5 में का ए, केवल 1 और 2। छठवां प्रश्न है आपका, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, परंतु यहां बताया गया है इनका उपयोग नहीं किया गया है। अगला है पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। अगला है संचित कोष संसाधन को उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। देखिए बात करें संभावी संसाधनों की, तो संभावी संसाधन वो संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, लेकिन इनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत का जो पश्चिमी भाग है, जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे इस जगह पर सही से इनका विकास नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आप पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है यहाँ पे बात हो रही है आपकी भंडार वाली। तो आप देखेंगे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है जिससे कि उनका अभी उपयोग कर पाएं, तो वो सब हमारे भंडार में आ जाते हैं। जैसे आपका जल हुआ, जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। तो आप देख रहे होंगे जल जो है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना है। अगर इन सबको पृथक कर दिया जाए तो सभी के सभी अपने आप में क्या है, फ्यूल हैं, यानी एक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से जल को हम पृथक कर पाएं और इसका उपयोग कर पाएं। जब हमारे पास तकनीकी ज्ञान होगा तो हमारे पास जल एक ऊर्जा का अपार संसाधन होगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी बिल्कुल सही है। संचित कोष संसाधन, देखिए संचित कोष संसाधन भंडार का ही हिस्सा है और इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अभी इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। यानी इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों का जो जल है इससे विद्युत पैदा की जा सकती है, लेकिन अभी वर्तमान समय पर इनमें बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो आपके ये संचित कोष संसाधन बोले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। सातवां प्रश्न है आपका, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे कहलाती है।
क्या कहलाती है? उच्च तकनीकी विकास, निम्न तकनीकी विकास, सतत पोषणीय विकास, क्रांतिकारी विकास। देखिए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला, यानी इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सतत पोषणीय विकास के नाम से भी इसको जाना जाता है। 8वां प्रश्न है आपका, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया? पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, वन्य जीवों की तस्करी की समस्या। देखिए, जो आपका जून 1992 में जो आपका रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष जो हैं ब्राजील के शहर में एकत्रित हुए थे और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर आपका विकल्प पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला इसमें शामिल नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, केवल 1 और 2। 9वां प्रश्न है आपका, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो या जेनेवा प्रोटोकॉल। पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की यहाँ पर स्वीकृति दी गई। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में इसके राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। वास्तव में ये एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का एक और उद्देश्य भी है, इसका ये कहना है कि स्थानीय निकाय भी अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। अब बात कर लेते हैं इसमें क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1992 में हुआ है और इसका जो संबंध है ये है क्लाइमेट चेंज से। ध्यान देना, इसका जो संबंध है ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ है और इसका संबंध जो है ओजोन लेयर के संरक्षण से है। ओजोन लेयर से लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, यानी ओजोन लेयर के संरक्षण से है इसका संबंध। जेनेवा प्रोटोकॉल जो है ये 1925 में इसका हुआ है, 1925 में। इसका संबंध जो है रासायनिक और जैविक जो हथियार होते हैं इनके निषेध से है, यानी कोई भी देश रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा यहां पे समझौता हुआ है। तो यहां पर मैंने जितने ऑप्शन थे सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपका यहां पर सही आंसर है केवल सी वाला, 9 का सी। 10वां प्रश्न है आपका, भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। अगला है राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जन संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। देखिए, हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ संसाधनों की उपलब्धता है और वो आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। तो इसी क्रम में आपका झारखंड हुआ, MP हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाए, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर मूल विकास नहीं हो पाया है, यानी मूल विकास की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन बहुतायत में है लेकिन राजस्थान पूरा रेगिस्तानी इलाका है, इस वजह से यहाँ पर जल संसाधनों का यहाँ पर अभाव है। लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है ये सांस्कृतिक विरासत का काफी धनी है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जैन और बौद्ध दोनों यहाँ पर, यानी जैन में बोल गया, बौद्ध और मुस्लिम बाहुल्यता है यहाँ पर और इस वजह से इनकी जो संस्कृति है यहाँ पर हमें प्राचीन संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की यहाँ पर कमी देखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके बी, सी, डी कथन सही है, केवल ए वाला कथन गलत है, तो आंसर है 10 का ए। 11वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पर सही है या गलत है। पहला है, देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं।
ये बात यहाँ पे बोली गई है। आगे बताया गया है, कारण बताया गया है, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनका नियोजन कैसे कर रहे हैं, यानी जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको किस तरह से आप प्लानिंग के जरिए आप उनका उपयोग कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन है। ऐसे तो आप अफ्रीका महाद्वीप को उठाकर देख लें तो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका महाद्वीप विकास नहीं कर पाया। उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि वो लोग उसको नियोजित करना नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि हम उसको कैसे उपयोग करें, कैसे उसके जरिए जो है अपना विकास करें, क्योंकि वहाँ पर उनकी खींचतान मची हुई है। हर देश में एक जंग छिड़ी हुई है संसाधनों को पाने की, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कैसे करना है, विकास कार्य कैसे करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे कंपनियां स्थापित करनी है, इस चीज़ का उनके पास अभाव है। यही कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। भारत में भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी वो पिछड़े हुए हैं। जैसे आपके सामने झारखंड ही एक एग्जाम्पल ले लो। झारखंड में आप देखेंगे कोयला भी प्रचुर मात्रा में, अन्य खनिज भी प्रचुर मात्रा में, लेकिन फिर भी वो पिछड़ा हुआ है। उसका कई रीजन है। पहला रीजन तो ये निकल के आता है, जो भी गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने केवल संसाधनों को निकालने तक ही वो सीमित रहीं, वहाँ के विकास कार्यों पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक तो रीजन ये आ जाता है। कुछ ये भी है कि पूरा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, लोग जागरूक नहीं है। लोग अगर जागरूक होते तो लोग सरकार से लड़कर भिड़कर या आंदोलन करके अपना विकास कर लेते। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी 11 का आंसर है ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। संसाधन संरक्षण के संबंध में उपरोक्त कथन किस भारतीय विचारक का है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। इस तरह के प्रश्न और इस तरह के स्टेटमेंट खास करके आपके यूपीएससी मेंस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यूपीएससी मेंस में कहीं भी, यानी निबंध लेखन में या फिर जो आपका पेपर है आपका GS1 वाला, अगर उसमें ये पूछा जाएगा और इस पर कोई लिखने को आएगा तो आप वहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे, यानी इनकी जो बातें इनको क्योटेड कर देंगे वहाँ पर, तो आपको अच्छे खासे नंबर उस प्रश्न में मिल जाएंगे। तो इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इनको ध्यान से देखना है कि किस व्यक्ति ने क्या बात कही है, क्या स्टेटमेंट दिया है उस चीज़ को लेकर। तो ये कथन आपका महात्मा गांधी का है, तो यहाँ पर सही आंसर है 12वें का डी। यानी महात्मा गांधी का मानना यह था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यानी अपनी जेबें भरने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपनी जो पेटी होती है या अपनी तिजोरी जो होती है वो भरने के लिए नहीं है। 13वां प्रश्न है आपका, देश के विकास के लिए महात्मा गांधी के विचारों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर वे अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन विनाश के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने जो मशीनों के द्वारा उत्पादन होता था उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना यह था मशीनें जो है कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार छीन रही हैं। इसके स्थान पर वे अधिक बड़े जनसमुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। इन्होंने ये भी माना है कि जो विश्व स्तर पर संसाधन का विनाश हो रहा है उसके लिए लालची और स्वार्थी लोग जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण का दोहन कर रही है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। एक और दो कथन यहाँ पर दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर 13वें का आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय विकास से, महिला सशक्तिकरण से, या कुपोषण की समस्याओं से? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत जो थी 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। उसके बाद एक व्यक्ति हुए हैं 1974 में, शुमेसर नाम के व्यक्ति हैं, इनका नाम है शुमेसर। तो शुमेसर ने अपनी एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम जो था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम से एक किताब लिखी थी। तो इस किताब में इन्होंने महात्मा गांधी जी का जो दर्शन था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उस दर्शन को यहाँ पे दर्शाया था। उसके बाद 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में काफ़ी योगदान दिया गया है। इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, सतत पोषणीय विकास वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसी रिपोर्ट में सामने रखा गया था। अगर आपसे कहीं पूछा जाए सतत पोषणीय विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ पर रखा गया, ये सबसे पहले कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? ये ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिलता है।
और आप ये देखेंगे कि बाद में ये रिपोर्ट जो है, यानी कि ये वेटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट है, ये अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से पब्लिश हुई है। ये भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से ये रिपोर्ट जो है बाद में पब्लिश हुई है, यानी हमारा साझा भविष्य के नाम से ये बाद में पब्लिश हुई है। यहाँ पर आपका सही आंसर है फिर आपका, यानी कि 14 का बी वाला, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट था ये यहां पर इसी से निकल कर आया था। 15वां प्रश्न है आपका, भारत में भू संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, यानी गलत कौन सा है। पहला है, भारत में लगभग 30% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। अगला है, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 43% भाग पर विस्तृत हैं। अगला है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। देखिए, भारत की बात की जाए तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। हमारे भारत के लगभग 43% भू क्षेत्र जो है ये मैदान है। 43% भू क्षेत्र जो है हमारा मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है, ना कि 30%। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। पर्वत हमारे यहाँ जो है ये पूरे भू क्षेत्र का 30% है, यानी पर्वत हमारे यहाँ कितना है, पूरे भू क्षेत्र का 30% है, ना कि 43%। तो आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और इन्हीं पर्वतों से कुछ 12मासी नदियां भी निकलती हैं। इसके अलावा देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र जो है खास करके आपके खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का इसमें अपार संचय कोष है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 और 2 कथन गलत है, तो यहाँ पर 15 का आंसर है ए वाला, केवल 1 और 2। 16वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से तत्व भू उपयोग को निर्धारित करते हैं? भू आकृति, जलवायु, मृदा, जनसंख्या घनत्व या प्रौद्योगिकी क्षमता। देखिए, बात करें भू उपयोग की तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक आ जाते हैं, और भौतिक कारकों में आपके भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, ये सभी आ जाते हैं। और जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता, आप ये या फिर सांस्कृतिक और परंपराएं हैं, ये सब आपके मानवीय कारक हैं, यानी ये आपके भौतिक कारक बोले जाते हैं, और ये आपके जो हैं ये मानवीय कारक बोले जाते हैं। और भू उपयोग इन सब से ही निर्धारित होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी, 16 में का डी, यानी कि उपरोक्त ये सभी सही हैं। तो आंसर है आपका 16 में का डी, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है आपका, भारत के विभिन्न राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के प्रस्तुत के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। देखिए, अगर बात की जाए हमारे यहाँ शुद्ध बोए हुए क्षेत्र की, तो हर प्रदेश का प्रतिशत है अलग अलग निकल कर आएगा। इसी क्रम में अगर हम देखें पंजाब और हरियाणा में, चूंकि यहाँ पर सर्वाधिक खेती की जाती है और पूरी खेती जो है सिंचाई पर निर्भर है, तो यहाँ पर 80% भूमि पर खेती की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल का 10% से भी कम हिस्सा जो है बोया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पर आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 18वां प्रश्न है आपका, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? 25%, 33%, 30%, 20%। देखिए, हमारे देश में जो राष्ट्रीय वन नीति है 1992 की, इसके द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% क्षेत्र जो है वांछित है। 33% की हमने यहाँ पर आकांक्षा लगाई है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 25% से कम ही वन कवरेज है। कमेंट में आपको ये बताना है कि अभी आपकी जो हाल ही में वन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितना वन क्षेत्र मौजूद है, कि आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर 18वें का आंसर है आपका बी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, बंजर भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। अगला है, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा कथन दोनों ही कथन गलत हैं। आपकी जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में आपकी पहाड़ी आ जाती है, चट्टानें आ जाती हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि आ जाती है।
जबकि गैर कृषि प्रयोजनों में जो भूमि आती है उसके तहत आपकी बस्तियां आ जाती हैं, सड़कें आ जाती हैं, रेल लाइन आ जाती हैं, ये सब इसमें आ जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों का जो सही आंसर है वो रिवर्स कर दिया गया, यानी पहले का जो है वो दूसरे में लगा दिया गया है और दूसरे का जो विशेषताएं वो पहले में लगा दी गई हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, तो आंसर है डी। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा, तो यहां पर आपका 19वें का आंसर होगा डी वाला। 20वां प्रश्न है आपका, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, पशुचारण के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति खनन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अगला है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहां पर आप देखेंगे पहला वाला जो है गलत है, यानी आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में है पशुचारण कारण नहीं है, बल्कि यहां पर खनन सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। जो माइनिंग वगैरह कार्य होते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं, उनकी वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में खेती नहीं हो पाती है। वहीं उड़ीसा में जो वन काट दिए गए हैं तो वनों के वनोन्मूलन की वजह से यहां पर भूमि निम्नीकरण हुआ है। सेकंड वाला कथन भी गलत है। गुजरात, राजस्थान और एमपी और महाराष्ट्र में आप देखेंगे यहां पे खनन के कारण नहीं, बल्कि यहां पर क्या है, पशुचारण भी एक कारण है। पशुचारण का मतलब क्या है, जो पशुओं के चरने की वजह से जो पशुओं के खुर होते हैं, यानी पैर जो होते हैं, पैरों में खुर होते हैं, उन खुरों की वजह से क्या होता है, उनके खुरों में तमाम मिट्टी लग जाती है और उपजाऊ मिट्टी जो होती है उनके खुरों की वजह से उसकी परत जो उसका क्षरण हो जाता है, उसकी परत जो नष्ट हो जाती है और नष्ट होने की वजह से क्या होता है, जो भूमि का उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है। यानी ये भूमि निम्नीकरण के लिए पशुचारण यहाँ पर जिम्मेदार है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी की बात करें, क्योंकि ये क्षेत्र जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उसमें सबसे पहले इन्हीं का योगदान था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर सिंचाई के साधनों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और अति सिंचन से यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे अति सिंचन की वजह से यहाँ पर जलाक्रांता भी उत्पन्न हुई है और जलाक्रांता उत्पन्न होने से क्या होगा, जो मिट्टी होती है उसमें लवणीयता या फिर क्षारीयता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है कि जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी की जमीनें हैं यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई जो है ये निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, केवल तीसरा वाला, यानी 20 का सी वाला कथन सही है, तो आंसर है सी। 21वां प्रश्न है आपका, मृदा संसाधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, मिट्टी अथवा मृदा अनवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। देखिए बात की जाए मृदा या मिट्टी की तो ये अनवीकरण योग्य नहीं बल्कि नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि मृदा का जो निर्माण है या अपक्षय, अपघटन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ये होता रहता है, तो इस वजह से इसको नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन माना गया है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। मृदा एक जीवन तंत्र है क्योंकि यहाँ पर पौधों के विकास का माध्यम है ये, और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। इसके अलावा मृदा के भीतर आप देखेंगे बैक्टीरिया वगैरह भी पाए जाते हैं जो कि पौधों को विकसित होने में काफ़ी मदद करते हैं, तो इस वजह से इसको जीवन तंत्र की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आंसर है 21 का बी, केवल सेकंड वाला। 22वां प्रश्न है अब आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, इसके प्रमुख कारण हैं उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, भू आकृतियां। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कई तरह की जो मृदाएं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे आप देखेंगे जलोढ़ मृदा हुई, आपकी जो रेगर मिट्टी है यानी काली मिट्टी हुई, लाल या पीली मिट्टी हुई, लैटेराइट मिट्टी हुई, इन सब के बनने का रीजन क्या है, हमारे यहाँ उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और भू आकृतियां अलग अलग हैं, इस वजह से विभिन्न प्रकार की मृदाएं हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका 22 का डी, यानी उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न है आपका, भारत में विस्तृत रूप से फैली जलोढ़ मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। अगला है, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। देखिए आपका संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है ये जलोढ़ मृदा से बना है, और ये जो मृदाएं हैं ये हिमालय की 3 प्रमुख नदियां जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का योगदान है। तो इन नदियों के द्वारा जो भी
अवसाद लाए गए हैं और उनको निक्षेपित किया गया है, तो उन निक्षेपित अवसादों से इनका निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में केवल शब्द आया है, यहाँ पे लिखा गया है केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए गए हैं इनसे बना है। केवल शब्द जो होता है वो किसी स्टेटमेंट की स्ट्रांगनेस को बढ़ा देता है। ये बात मैंने सीसेट में भी बताई थी कि यहाँ पर केवल शब्द लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम ये बात स्ट्रांगली कह रहे हैं कि केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का योगदान है, किसी और का योगदान नहीं है, जबकि ऐसा गलत है। इसमें सिंधु का भी योगदान है, गंगा का भी योगदान है और ब्रह्मपुत्र का भी योगदान है। तो कहीं भी अगर केवल शब्द आ जाए तो उस स्टेटमेंट को एक बार सोच विचार लेना कि क्या ये सही है, क्योंकि केवल जो है वो स्टेटमेंट की स्ट्रिक्टनेस या स्ट्रांगनेस बढ़ा देता है कि हम स्ट्रांगली ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाए, क्योंकि इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का योगदान है, केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र का योगदान नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान विशेष करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, क्योंकि पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, केवल पहला वाला असत्य है, तो आंसर है 23 का ए वाला। 24वां प्रश्न है आपका, जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। देखिए इनकी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। पुरानी जलोढ़ को यहाँ पर बांगर कहा जाता है, तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। और जो नया जलोढ़ होता है इसको खादर कहा जाता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं जो खादर मृदा है, तो खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं, और खादर मृदा जो होती है ये नवीन मृदा होती है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका 24वें का डी, यानी उपरोक्त सभी। 25वां प्रश्न है आपका, नीचे दिया गया विवरण किस मृदा से संबंधित है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक सैलों से बनी हैं। जलोढ़ मृदा, वन मृदा, काली मृदा या लेटेराइट मृदा। देखिए ये जो मृदाएं हैं ये आपके दक्कन पठार में पाई जाती हैं, और जो लावा सैल हैं जिसको बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है, उनके अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये मृदाएं बनी हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है। इनको जो है रेगर मृदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर है 25वें का सी। ये जो काली मृदा है आपकी, ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो यहाँ पर आंसर है 25 का सी। 26वां प्रश्न है आपका, काली मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हुई है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अगला है गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है। देखिए काली मृदा जो है ये खास करके आपकी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर ये पाई जाती है। काली मृदा जो है बहुत महीन कण जिनको मृत्तिका कहते हैं इनसे बनी होती है, तो पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। और इस मृदा की नमी धारण करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं। हालांकि फास्फोरस की मात्रा यहाँ पर अधिक नहीं होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम मात्रा में यहाँ पे फास्फोरस इसमें पाया जाता है, तो बी वाला कथन गलत हो जाएगा। गर्म और शुष्क मौसम में आप ये देखेंगे इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, किसान वगैरह का जो फोटो आता है बगल में आप देखते होंगे कि किसान बैठा है और पिक लिया गया, तो पिक में खेत देख रहे हैं, उसमें बहुत गहरी गहरी दरारों वाली मिट्टी दिखाई गई है, तो वो इसी खेत की मिट्टी दिखाई जाती है। तो गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं अधिक चिपचिपी हो जाती हैं, यानी इनको जोतना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इनको जुताई से पहले जो मानसून का प्रारंभ होता है, उस मानसून के प्रारंभ में ही इनकी जुताई कर दी जाती है। तो यहाँ पर आपका गलत आंसर है 26 का बी वाला। 27वां प्रश्न है आपका, लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है ये मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुई हैं। इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो आपकी लाल मृदा जो है
ये दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार के पश्चिम वाले भाग में नहीं हुई हैं, बल्कि इसके पूर्व में और खास करके इसके दक्षिण में, जहां पर कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई है, ना कि अत्यधिक वर्षा वाले में। तो यहां पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। ये लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जो रवेदार आग्नेय चट्टानें हैं, इन पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। सेकंड वाला है कि इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। नहीं, जो ये मृदाएं हैं, इन मृदाओं का लाल रंग जो है आप देख रहे हैं, ये लौह धातु के कारण होता है। लौह धातु के कारण इनका रंग लाल होता है। हालांकि जब इनमें लंबे समय तक पानी भरा रहता है तो उसकी वजह से इनका रंग पीला हो जाता है। तो यहां पर आपका दूसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहां पर एक और दो कथन, दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर है आपका डी, ना तो 1 और ना ही 2। 28वां प्रश्न है आपका, लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। पहला है, यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक उच्च पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेटेराइट एक ग्रीक भाषा का शब्द है, लेटर से बना है, और इसका जो अर्थ होता है ये होता है ईंट। लेटर का जो अर्थ है वो है ईंट। लेटेराइट मृदाएं जो हैं, इनका निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है, और ये जो है ये भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। यानी कि इन क्षेत्रों में जब भारी वर्षा होती है तो वर्षा होने की वजह से एक प्रक्रिया होती है निच्छालन की। निच्छालन का मतलब क्या है, जो मृदा की ऊपरी परत है, जब इस पर लगातार बारिश होगी यहाँ पर, तो क्या होगा, इसमें जो पोषक तत्व होंगे वो निचले स्तरों में चले जाएंगे, ऊपरी परत से निचले स्तरों में चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को निच्छालन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये लेटेराइट मृदा की जो परत होती है इसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन तो सही है, ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बी वाला कथन गलत है, क्योंकि इन मृदाओं में अत्यधिक वर्षा की वजह से जो पोषक तत्व हैं उनका निच्छालन हो जाता है, तो इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। हालांकि इन मृदा में जहां जहां पर आप देखेंगे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पर्णपाती शाहवार वन पाई जाती हैं, वहां पर ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इनमें ह्यूमस की काफी कमी होती है। यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ये बिल्कुल सही है। लाल लेटेराइट मृदाएं जो हैं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। देखिए, लाल लेटेराइट मृदाओं में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो केरल है, यहाँ पर इनमें काजू की फसल उपजाई जाती है। तो यहाँ पर आपका डी वाला कथन सही है। केवल यहाँ पर बी वाला कथन गलत है, तो आंसर है 28वें का बी वाला। 29वां प्रश्न है आपका, मरुस्थलीय मृदाओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं। अगला है, इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की मृदाओं की नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो मरुस्थलीय मृदाएं हैं इनका रंग लाल और भूरा होता है, और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में आप देखेंगे चूने और कंकर की जो है सतह यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है आपका, वन मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। अगला है, नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में ये अधिसिलिक यानी एसिडिक तथा उपजाऊ होती हैं। देखिए, वन मृदाएं जो हैं ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी ढालों में इनका गठन मोटे कणों का होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है। आगे बोला गया है कि हिमालय का हिमाच्छादित क्षेत्र है, यहाँ पर ये एसिडिक हैं और उपजाऊ हैं। देखिए, गलत है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं को जो अपर्दन है वो बहुत अधिक होता है, और ये उस समय एसिडिक होती हैं यानी अधिसिलिक होती हैं, और इनमें आप ये देखेंगे कि इनमें
ह्यूमस नहीं होता है, ह्यूमस रहित होती हैं। जब ह्यूमस रहित होंगी तो ये उपजाऊ नहीं होंगी, यानी कि हिमाच्छादित क्षेत्रों की जो आपकी मृदाएं होती हैं वो उपजाऊ नहीं होती हैं। यहां पर केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है 30 का ए, केवल 1 और 2। 31वां प्रश्न है आपका, मृदा अपर्दन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। सेकंड, मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं और दोनों में संतुलन होता है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है इसको मृदा अपर्दन कहा जाता है। आप देखेंगे कि जो मृदा के बनने की और अपर्दन की जो क्रिया होती है ये साथ साथ चलती रहती है और दोनों में संतुलन होता है। हालांकि जो मानवीय क्रियाएं हैं जैसे वनोन्मूलन है, अतिपश्चारण है, निर्माण और खनन है, इससे कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है। तो यहां पर आपका 31 का 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं, तो आंसर है आपका सी, 1 और 2 दोनों। 32वां प्रश्न है आपका, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। उपर्युक्त विशेषताएं किस प्रकार की भूमि से संबंधित हैं। बंजर भूमि, उत्खात भूमि, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि। जिन क्षेत्रों में जो नदियां होती हैं अपना मार्ग बदलती हैं तो उनके मार्ग बदलने की वजह से क्या होता है, उनका जो जल होता है वो मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी गहरी वाहिकाएं बनाता है। इनको अवनलिकाएं कहते हैं और यह भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। इसको उत्खात भूमि बोला जाता है। जैसे आपकी चंबल वाला क्षेत्र जो है तो चंबल नदी की वजह से यहाँ पर इस तरह की उत्खात भूमि पाई जाती है। इसको चंबल वाले क्षेत्र में खड्ड भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसको खड्ड भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन सही है, तो आंसर है 32 का बी वाला। 33वां प्रश्न है आपका, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इस प्रकार हुए मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है। परत अपर्दन, रेल अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, धारा तट अपर्दन। देखिए जब विस्तृत क्षेत्र में जो ढल से ढका हुआ क्षेत्र है और नीचे की ओर जल बह रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो संपूर्ण परत चली जाती है। तो इस तरह का जो अपर्दन होता है उसको परत अपर्दन कहते हैं। रेल अपर्दन का मतलब क्या है, जब तेजी से वर्षा हो और हल्की हल्की यहाँ पे नालीदार नालियां तैयार हो जाएं और उनके जरिए मिट्टी उपजाऊ मिट्टी बह जाए, उसको रिल अपर्दन बोलते हैं। अवनलिका अपर्दन जो होता है ये उस तरह का अपर्दन होता है जब जल से बहुत गहरी गहरी नालियां तैयार हो जाएं, जैसे आपने उत्खात भूमि में देखी थी उस तरह की नालियां तैयार हो जाएं, उसको अवनलिका अपर्दन बोलते हैं। धारा तट अपर्दन जो है खास करके जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें होता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो अपर्दन होता है उसको धारा तट अपर्दन कहते हैं। तो यहां पर आपका 33वां का सही आंसर है ए। 34वां प्रश्न है आपका, मृदा अपर्दन की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न कृषि प्रणालियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, ये आपको बताना है गलत कौन सा है। पहला है, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। अगला है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं, इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। देखिए मृदा अपर्दन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां अपनाई जाती हैं। ऐसे में जो आपके पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर समुच्च रेखाएं बनाकर खेती की जाती है, इसको समुच्च जुताई कहते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं जिन क्षेत्रों में तेज हवा चलती है तो वहाँ पर अपनी फसलों को बचाने के लिए घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं फसलों के बीच में, नहीं यानी कि ये फसल है, फसल का खेत है तो यहाँ पर घास की पट्टी उगा दी गई इनके बीच में, ताकि ये हवा का जो बल है, पवनों का जो बल है उसको कमजोर कर देती है पट्टी, और ऐसे करके आप देखेंगे जो वहाँ पर मृदा है वो बची रहती है। तो इस प्रकार की पद्धति को पट्टी कृषि कहते हैं। इसके अलावा एक प्रकार और है, इसमें रक्षक मेखला है। रक्षक मेखला में क्या होता है, पवनों की गति कम करने के लिए जो आपकी खेत की बाउंड्री होती है इस पर पेड़ों की कतार लगा दी जाती है, तो इसको रक्षक मेखला बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दूसरा कथन दोनों ही सही है। यहाँ पर ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा, तो 34वें का आंसर होगा डी, ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा। अब देखिए ये प्रश्न आपके अभ्यास प्रश्नावली से हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। देखिए लौह अयस्क जो है ये हजारों सालों की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, तो ये आपका अनवीकरण योग्य संसाधन है। 35 का आंसर है डी वाला। 36वां प्रश्न है आपका, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय।
ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है। तो यहां पर आंसर है 36 का वाला। 37वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अतिपशुचारण। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अभी हमने देखा था, वहां पर अधिक सिंचाई की वजह से वहां पर भूमि निम्नीकरण हुआ है। यहां पर 37वें का आंसर है खा वाला। 38वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, यूपी के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती खास करके जो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, जहां पर पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों पर, पहाड़ी ढलानों पर इस तरह की सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 38 का डी वाला। उत्तराखंड में पहाड़ पाए जाते हैं और पहाड़ों पर ही ये खेती होती है। 39वां प्रश्न है आपका, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। चूंकि महाराष्ट्र जो है ये दक्कन वाले क्षेत्र में स्थित है, दक्कन के पठार पर स्थित है, तो यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो 39वें का आंसर है गा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप लोगों के मन में जो क्वेरी या डाउट चल रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।